गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे हुए थे परमुटेशन का फॉर्मूला NPR दिस इज इक्वल टू NPR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला था कब? जब यदि हम लोग के पास टोटल n ऑब्जेक्ट हो, जिसमें से r ऑब्जेक्ट को लेके परमुटेशन करना हो या r ऑब्जेक्ट लेके अरेंज करना हो, तो उस केस में NPR का फार्मूला था। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला का बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा कि इफ total number of an object in which all are not different, जिसमें से सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो। जैसे कि अगर हम लोग कोई वर्ड लिखते इट, तो इसमें देख सकते हैं कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें तीनों लेटर्स क्या है, डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इफ टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट टोटल की संख्या होगी। जैसे इसमें टोटल ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 लेटर का है, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? 3। और इसमें सभी लेटर्स क्या है? डिफरेंट है। सभी लेटर्स क्या है? डिफरेंट। यानी इसमें क्या बोल रहे कि इन विच ऑल आर नॉट डिफरेंट, जिसमें सभी डिफरेंट नहीं होंगे। तो जब डिफरेंट नहीं होंगे तो उस केस में दैट मीन्स या लिख सकते हैं दैट मीन्स P object as like first kind, Q object as like second kind, R object as like third kind। मतलब फर्स्ट काइंड मतलब क्या हुआ कि कोई एक कंडीशन होगा जिसको P ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा। Q एक कंडीशन होगा, माने सेकेंड कोई कंडीशन होगा जिसको Q ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा। थर्ड कंडीशन को R ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा। देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन is equal to n factorial divided by p factorial into q factorial into r factorial। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। थर्ड काइंड तक गए हुए। इसका मतलब 3 कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन को P ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, सेकंड कंडीशन को Q ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा और थर्ड कंडीशन को R ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा। और बाकी के ऑब्जेक्ट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई वर्ड है एप्पल। टोटल लेटर की संख्या इसमें कितनी है? 5। टोटल लेटर की संख्या 5। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि P जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। तो P क्या हो गया? कंडीशन फर्स्ट काइंड के अंतर्गत आ गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होंगे फर्स्ट काइंड के? 2। एंड ऑल विल बी डिफरेंस। तो यहाँ लिख सकते हैं P is twice
p जो है वो कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। तो इस केस में देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, 60। मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन 60 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलर परमुटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कुलर परमुटेशन। परमुटेशन का 2 फॉर्मेट, एक होगा सर्कुलर परमुटेशन और एक होगा लीनियर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या होगा, इन केस इफ ऑब्जेक्ट विल बी अरेंज इन सर्कुलर फॉर्म। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, सर्कल के रूप में अरेंज करते हैं तो क्या कहलाएगा, सर्कुलर परमुटेशन कहलाएगा। और लीनियर परमुटेशन क्या होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक लाइन या तो रो या तो कॉलम इसमें अरेंज करते तो क्या कहलाएगा, लीनियर परमुटेशन कहलाएगा। तो यह लिख सकते हैं पहला क्या होगा, सर्कुलर परमुटेशन। इफ गिवन ऑब्जेक्ट will be arranged in circle if given object will be arranged in circle। अगर दिए गए ऑब्जेक्ट को किस में अरेंज किया जाए, सर्कल में अरेंज किया जाए तो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। अगर दिए गए ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर परमुटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, लीनियर परमुटेशन। या फिर इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो सर्कुलर परमुटेशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक क्लॉकवाइज, क्या होगा, क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज।
सर्कुलर परमुटेशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा लीनियर परमुटेशन। जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को किसी लाइन में अरेंज किया जाए या किसी रो या कॉलम में अरेंज किया जाए तो क्या कहलाएगा, लीनियर परमुटेशन। क्या लिखेंगे, सेकेंड लीनियर परमुटेशन। लीनियर परमुटेशन, if given object will be arranged in any row or any column। अगर दिए गए ऑब्जेक्ट को किसी लाइन, किसी रो या किसी कॉलम में अगर अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड लीनियर परमुटेशन, इज कॉल्ड लीनियर परमुटेशन। अब हम लोग इन दोनों से रिलेटेड फार्मूला लिखेंगे। क्या होगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज अरेंज इन सर्कल then total number of permutation is equal to n minus 1 फैक्टोरियल। तो उसका टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। कब, जब किसी ऑब्जेक्ट को किस में अरेंज करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। वही अगर किसी ऑब्जेक्ट को, n ऑब्जेक्ट को लीनियर किसी रो या कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसका टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट होगा n फैक्टोरियल। तो यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड में, इफ एन ऑब्जेक्ट is arranged in linear form, अगर n ऑब्जेक्ट को लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल के बराबर होगा। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि सर्कुलर परमुटेशन में दो तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि दोनों केसेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, अगर दोनों केसेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है तो उसका टोटल अरेंजमेंट क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। वही अगर दोनों केसेस में अरेंजमेंट सेम रहता है, अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो उसका टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इफ अरेंजमेंट इन बोथ केस
both case that means clockwise or and anti-clockwise. अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, विल बी डिफरेंट देन टोटल सर्कुलर परमुटेशन इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल. ठीक है, क्या होगा n-1 फैक्टोरियल. कब? जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा तो. जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास 4 लेटर हैं, A, B, C और D. तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज अरेंज करते तो मान लेते यहाँ पे A आया, यहाँ पे B आया, यहाँ पे C आया, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यहाँ पे D आया. ठीक है. नेक्स्ट अगर मान लेते हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज अरेंज करते थे. यहाँ A आएगा, इधर B आएगा, इधर C आएगा, इधर D आएगा. ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज. ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज. और ये क्या हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. तो दोनों केसेस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने डिफरेंट हो जा रहा है. यहाँ पे ए का लेफ्ट, ए का राइट हो गया बी, और ए का लेफ्ट हो गया डी. जबकि इसमें ए का लेफ्ट हो गया बी और ए का राइट हो गया डी. दोनों केसेस में क्या हो रहा है? डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहा है. तो इस केस में इसका टोटल परम्यूटेशन कैसे निकलेगा? n-1 फैक्टोरियल. और अगर डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास सिंगल कलर के, तो हम लोग उसे क्लॉकवाइज अरेंज करें या एंटी क्लॉकवाइज. दोनों केसेस में अरेंजमेंट एक ही जैसा दिखेगा, अरेंजमेंट डिफरेंस नहीं दिखेगा. तो उस केस में टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि इफ अरेंजमेंट इन बोथ केस, इफ arrangement in both case that means clockwise and anti-clockwise, will be not different, अगर डिफरेंट नहीं हो देन टोटल सर्कुलर परमुटेशन is equal to n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. अगर दोनों केसेस में व्यू डिफरेंट हो जाता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो n-1 फैक्टोरियल आएगा. और अगर डिफरेंस नहीं होगा तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 आएगा. नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9p3.
तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एन की जगह कितना है 9 है और आर की जगह कितना है 3 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि देयरफॉर 9p3 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 72 इंटू 7, तो दिस इज इक्वल टू 4, 7 7 49 एंड 1 50, 504। तो 9p3 का वैल्यू क्या हो गया 504 हो गया। एक नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। कह रहे np5 इज इक्वल टू 20 इंटू np3। इफ np5 this is equal to 20 times of np3, क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू किसका निकालना n का। तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, वही फॉर्मूला NPR इक्वल टू कितना n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड में क्या है np5 और राइट साइड में कितना है np3। तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग जो n का टर्म्स है उसको वन साइड कर देंगे, जो n का टर्म्स है उसको वन साइड कर देंगे। तो n का टर्म अगर वन साइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, n का टर्म वन साइड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, या लिख सकते हैं अगर n का टर्म वन साइड कीजिएगा तो ये जो टर्म्स है ये इधर आके डिवाइड होगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 20, यानी n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। अब हम लोग जब पिछले फर्स्ट लेक्चर जब इसका देख रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग ये देखेंगे या ये जज करेंगे कि दोनों फैक्टोरियल में किसका वैल्यू ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नोमिनेटर में क्या है n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में क्या है n माइनस 5 का फैक्टोरियल। मान लीजिए n का वैल्यू 10 है 10 है, तो यहाँ पे 10 में 3 घटेगा, जबकि यहाँ 10 में कितना घटेगा 5। इसका मतलब क्या हुआ कि नोमिनेटर का रिजल्ट ज़्यादा होगा, नोमिनेटर का रिजल्ट ज़्यादा होगा किसके तुलना में, डिनोमिनेटर के तुलना में। तो हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर वाले रिजल्ट को ब्रेक करेंगे, नोमिनेटर वाले रिजल्ट को ब्रेक करेंगे। क्यों, क्योंकि n माइनस 3 का जो रिजल्ट है वो घटते हुए n माइनस 5 के पास पहुंच सकता है। n माइनस 3 का रिजल्ट n माइनस 5 के पास पहुंच सकता है, जबकि अगर n माइनस 5 अगर घटेगा तो फिर वो n माइनस 6, n माइनस 7, n माइनस 8 ऐसे बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 20। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से,
क्या बन के आएगा n-3 इंटू n-4 दिस इज इक्वल टू 20। तो इधर लेफ्ट साइड में 2 टर्म है तो इसको भी 20 को भी 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। n-3 इंटू n-4 दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 4। सिंपल करने का यही तरीका है कि अगर लेफ्ट साइड में 2 टर्म है तो आप राइट साइड का जो भी वैल्यू है उसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। 2 पार्ट में तोड़ने का मतलब वैसे 2 पार्ट जिसके बीच में डिफरेंस 1 का हो, वैसे 2 पार्ट जिसके बीच में डिफरेंस 1 का हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है 1 का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है 1 का है, इसलिए हम लोग 20 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4। तो इधर का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो और इधर का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो उसको कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि n-3 इक्वल टू क्या लिया जाएगा 5, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 6pr इक्वल टू 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि r का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 6pr इक्वल टू 30। सिंपल क्वेश्चन है, r का वैल्यू निकालना आसान है। सबसे पहले तो हम लोग इसको परमुटेशन वाले फार्मूले से ब्रेक करेंगे। npr बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस r का फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 30। तो क्या आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30 दिस इज इक्वल टू 6 माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 6 माइनस r का फैक्टोरियल। तो पहले 30 से ये 6 और 5 कैंसिल होगा और ये 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा 6 माइनस r का फैक्टोरियल। दोनों साइड से फैक्टोरियल का साइन हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो जब दोनों साइड से फैक्टोरियल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस r दिस इज इक्वल टू 4। 6 माइनस r दिस इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि r इज इक्वल टू 2। ठीक है, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से और भी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं आपके बुक में, आप उसे देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5A। थैंक यू।